हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे ये बताया था कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकता है, और स्पेशली ईटीओ के बारे में। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन ये देना था कि बहुत लोग ऐसा लग रहा था कि 8 महीने की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग के बाद भी अगर उन्हें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो वो इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जहाज़ में सिर्फ एक ही ईटीओ होता है, और अगर कभी भी जहाज़ पे कभी किसी मेन इक्विपमेंट जैसे नेविगेशनल इक्विपमेंट से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड या मेन इंजन के कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो सिर्फ एक ईटीओ ही होता है जो उसे सॉल्व कर सकता है अकेला। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो टेक्निकल नॉलेज होती है सिर्फ उसी के पास होती है। चीफ इंजीनियर, कैप्टन, उनके पास थोड़ी बहुत ही नॉलेज होती है जो आपको उससे हेल्प कर सकता है। नहीं तो आपको अकेले ये सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने होगा, आपको उसको ट्रबल शूटिंग करनी है, रेक्टिफाई करनी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी इक्विपमेंट्स की मैनुअल पढ़नी आनी चाहिए, उसकी लाइन डायग्राम पढ़नी आनी चाहिए, और कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग की जाए, कैसे उसे रेक्टिफाई किया जाए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 4 महीने और 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये सफिशिएंट नहीं है कि आपको सारी चीज़ पता हो जाए, क्योंकि आजकल सिर्फ पूरा ऑटोमेशन से चलता है। तो हाँ, लेकिन आपको बेसिक्स उसके मैनुअल पढ़ना, उसका जो मैनुअल पढ़ के अगर आपसे तब भी ना हो पाए तो उसके मेकर से आप कांटेक्ट करें, उनसे मेल के द्वारा बातचीत करें, वो आपको आइडिया देंगे हाँ किस तरह से कीजिए। तो ऐसे आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप थोड़े बहुत जानकारी के साथ इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ईटीओ का जो जॉब होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है, और आपके पास बहुत प्रेशर भी रहेगी चीफ इंजीनियर, कैप्टन से कि ऐसे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि ये जॉब होता है एक बहुत डेंजरस जॉब भी होता है। अगर आप किसी भी गलती से किसी गलत वायर को जोड़ दे, या आप गलत से किसी लाइव कंडक्टर को छू दे, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए अपने आप को कंपोज रखना और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है एक ईटीओ को। और जो मैंने ये बात की थी कि एक एवरेज स्टूडेंट भी बन सकता है, तो वो बस एक मार्क्स से रिलेटेड थे कि अगर आपके क्लास 12th में या पीसीए में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो आपको अपना जो हौसला होता है वो कम नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स सब चीज़ डिसाइड नहीं करता है। मेन होता है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, आप सिर्फ पे रहकर कितना काम सीखते हैं, आप कितनी इंटरेस्टेड है उस काम को लेकर, कितने आप पैशनेट है उसके लिए। तो बस मैंने इस संदर्भ में बात किया था कि आपके मार्क्स कम हो तो इसे मत सोचिए। अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, अगर आप इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक ईटीओ का जहाज़ पे जो वर्क का स्कोप होता है, वो जहाज़ का सबसे निचले स्तर से लेकर के जहाज़ का सबसे ऊपर तक होता है। जहाज़ का सबसे नीचे का देखिए तो इको साउंडर हो गया, जिससे हम स्पीड मेजर करते हैं, या ब्लास्ट टैंक या कार्गो टैंक के अंदर पंप हो गए, उसके सेंसर हो गए। और जहाज़ का सबसे ऊपर पार्ट में जो मेन मास्ट होता है, उस पे आपके रडार हो गए, वहाँ के लाइट्स हो गए, नेविगेशन लाइट्स, कार्गो लाइट्स। तो ऊपर से लेके नीचे तक, शिप के आगे से लेके पीछे तक हर जगह इलेक्ट्रिसिटी चलती है, और हर जगह ईटीओ का काम होता है। और जहाज़ पे सिर्फ एक ही ईटीओ होता है। इसलिए आपको बहुत ब्रिलियंट भी होना ज़रूरी नहीं है। बस आपको इक्विपमेंट्स को का फंक्शन पता होना चाहिए, उसके मैनुअल पढ़ने आने चाहिए, उसका ट्रबल शूट कीजिए। अगर नहीं होता है तो ऑफकोर्स आपको नया इक्विपमेंट्स मिल जाएगा, अगर इक्विपमेंट्स पूरी तरह से ख़राब हो गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे इक्विपमेंट्स ठीक ही कर देना है। कभी कोई पीएलसी बर्न हो गया, वो ख़राब हो गया, तो पीएलसी चेंज हो जाएगा, कोई पार्ट्स रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन आपको एक इक्विपमेंट्स को ऑपरेशन समझे, उसके ट्रबल शूट समझे, और उसको रेक्टिफाई करें, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया मेरे पिछले वीडियो के क्लैरिफिकेशंस के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो ईटीओ का जो जॉब स्कोप होता है वो क्या है, इसकी कहाँ तक ग्रोथ होती है, क्या सैलरी होती है, कितनी सैलरी तक हम पहुँच सकते हैं, क्या एक ईटीओ चीफ इंजीनियर बन सकता है कि नहीं अपने लाइफ में। तो ये कुछ डिटेल्स है ईटीओ के बारे में जो मैंने पहले कभी नहीं डिस्कस की है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो चल रही है कि ईटीओ की कोई फ्यूचर नहीं है, ईटीओ कुछ सालों में बंद हो जाएगी। तो ये सब कुछ डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स है, जो इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने जा रहा हूँ। किसी और का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो किसी और नज़र से देख सकते हैं। तो मैं अपना नज़र से बताऊँगा कि ईटीओ का जॉब क्या है, फ्यूचर क्या होगी इसकी। ये सारे कुछ डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ईटीओ के बारे में नहीं जानते हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दो कि ईटीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रो-टेक्निकल ऑफिसर, जो कि मर्चेंट नेवी के जहाज़ पे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े सारे काम को देखता है। ईटीओ बनने के लिए आपको किसी भी डीजी शिपिंग अप्रूव के द्वारा प्री सी कोर्स करना होगा, जो कि 4 महीने का होता है। उसके बाद किसी भी शिप पे 8 मंथ की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग करनी होगी एज ए ट्रेनी ईटीओ। उसके बाद आप ईटीओ सीओसी के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि डीजी शिपिंग गवर्नमेंट अफेयर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो अब देखा जाए कि जो ईटीओ सीओसी का जो एलिजिबिलिटी होता है वो 8 मंथ्स का होता है, लेकिन मर्चेंट लाइन में अधिकतर जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है वो 6 महीने की देती है। तो 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 2 महीने फिर से बचे रहेंगे। तो कोई भी कंपनी 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती नहीं है, तो फिर से आपको 6 महीने की
ट्रेनिंग करनी होगी, तो आपका टोटल जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है वो 12 मंथ्स का हो जाएगा, बट आपकी एलिजिबिलिटी 8 मंथ्स की ही होती है। एक ईटीओ के लिए 8 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद जो ईटीओ का सीओसी निकालना ही लास्ट स्टेज होता है उसके कैरियर का। तो जो ईटीओ के सीओसी में जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, फिर ओरल होते हैं, वो पास होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, वो आपको लाइफ टाइम के लिए होती है। तो आजकल मैंने सुना है कि जो ये सर्टिफिकेट मिलती है वो 5 साल की वैलिडिटी के साथ मिलती है, और उसे बार बार हर 5 ईयर्स पे उसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो इसके बाद ये लास्ट स्टेज है, आपको कोई इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। आपके करियर में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है जो कि आपको 8 मंथ की ट्रेनिंग के बाद देनी होती है। तो अब सवाल आता है कि आप अपने 8 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप सीओसी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका क्या होगा? क्या आप फिर से किसी शिप पे सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं विदाउट सीओसी? तो जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सीओसी के बिना भी तीसरे सेल, चौथे सेल, 5वें सेल कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा दोनों का होता है, कंपनी का भी होता है और ईटीओ का भी होता है। ईटीओ के लिए फ़ायदा ये है कि कंपनी उन्हें कुछ सैलरी बढ़ा कर देती है हर बार में, तो 500 या $1000 की सैलरी बढ़ती जाती है, $2500-3000 ऐसे बढ़ती है विदाउट सीओसी। और कंपनी का क्या होता है कि अगर एक कैंडिडेट अपना सीओसी क्लियर करके आता है तो मार्केट के स्टैंडर्ड के अनुसार उसे सैलरी ज़्यादा देनी होती है, क्योंकि उसके पास एक लाइसेंस है उस काम को करने के लिए। अगर आप बिना लाइसेंस के जा रहे हैं तो कंपनी भी फ़ायदे है, आपको कम पैसे में देगी कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपसे काम वही कराएगी जो कि आप एक लाइसेंस के साथ करें या बिना लाइसेंस के साथ करें। तो इसमें फ़ायदा दोनों का होता है। तो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि विदाउट सीओसी काम कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस के साथ उनकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन वही अगर आप सीओसी क्लियर करके जाते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी मिलेगी, काम आप वही करेंगे लेकिन सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ईटीओ की जॉब फ्यूचर में घटने वाली है? ऐसा बहुत लोगों का कहना है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस है कि ईटीओ की कोई फ्यूचर नहीं है। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और शिपिंग लाइन इसमें सबसे आगे है। तो अब बताइए कि किसी भी चीज़ को हम ऑटोमेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की, सेंसर्स की। मेरा ही जहाज़ है, वो एक यूएमएस जहाज़ है, मतलब कि वो अनमैन्ड भी चल सकता है। रात में कोई भी इंजन रूम में नहीं होता है, ऑटोमेटिक जहाज़ चलता है। तो जहाज़ को ऑटोमेटिक चलने के लिए उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, सेंसर्स को कनेक्ट करने के कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ करने के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे हज़ारों लाखों कंपोनेंट्स लगे हैं। तो ईटीओ की जॉब तो और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, उतने ज़्यादा ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन चाहिए उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ कंपनीज जहाज़ पे ईटीओ को नहीं रखती है, वो इलेक्ट्रिकल से सारे काम अपने सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर से करा लेती है। सारे का मतलब छोटे-छोटे जो काम होते हैं उनसे करा लेती है, और जो बड़े-बड़े काम होते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक-एक मंथ के लिए किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भेज देते हैं, और एक मंथ के लिए जहाज़ पे रखता है और सारे काम को निपटा देता है। बट एक बात याद रखिए कि जितनी भी अच्छी कंपनी होती है वो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शिप को अपने खतरे में नहीं डालेगी, क्योंकि जहाज़ पे एक छोटा सा मिस्टेक, छोटा सा एक्सप्लोजन, स्पेशली टैंकर्स पे या गैस कैरियर्स पे एक छोटा सा गलती, एक एक्सप्लोजन या स्पार्क भी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है जहाज़ पे, पूरा सब चीज़ खत्म हो सकता है। इसलिए जितनी भी अच्छी कंपनी है वो अपने कुछ पैसे बचाने के लिए अपने जहाज़ को डेंजर में नहीं डालेगी। बहुत सारी कंपनी में जो ईटीओ का जो रैंक होता है वो टॉप 5 में आता है शिप का, जो कि एक मैनेजमेंट लेवल का कहलाता है। शिप पे हर मीडियम या हाई रिस्क टास्क को डिस्कस करने के लिए जो टॉप 5 के मेंबर होते हैं वो बैठते हैं, मिलकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो एक ईटीओ का सजेशंस या उसका पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए। और हाँ, जहाज़ पे सिर्फ एक ही ईटीओ होता है, इसलिए इसमें कोई प्रमोशन का कोई बात ही नहीं है। जब एक ही पर्सन है तो एक ही रैंक हो सकती है। तो अब बात आती है कि क्या एक ईटीओ अपने लाइफ में चीफ इंजीनियर बन सकता है कि नहीं। तो देखिए, इंडिया में तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि एक ईटीओ चीफ इंजीनियर बन सके। हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि यूके या सिंगापुर में कहीं एक ईटीओ चीफ इंजीनियर बन सकता है, बट उसे अपना फील्ड चेंज करना होगा, उसे मरीन साइड वो जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर मंथ्स की ऑनबोर्ड सेलिंग के बाद वो 4th इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके टारगेट उसे कंप्लीट करनी होगी, वो 4th इंजीनियर, फिर 3rd इंजीनियर, फिर 2nd इंजीनियर, और फिर तब वो चीफ इंजीनियर बन सकता है। तो उसे अपने लाइन चेंज करके ही वो बन सकता है। बट एक ईटीओ से वो चीफ इंजीनियर ये कभी नहीं बन सकता है वो। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि ईटीओ की सैलरी कहाँ तक जा सकती है। तो मैंने ट्रेनिंग के बारे में तो पहले ही जानकारी दी थी कि ट्रेनिंग ईटीओ की सैलरी जो होती है $400 से लेकर के $800 तक वेरी कर सकती है, अलग अलग कंपनी में, अलग अलग जहाज पे। तो देखिए, अगर आप एक बार अपना सीओसी क्लियर कर लेते हैं तो आपकी सैलरी मार्केट के अनुसार
एटलीस्ट $3000 तो हो ही जाएगी, $3000 मिल जाएगी। और अगर आप सीओसी अपना क्लियर नहीं करते हैं और 2 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग के बाद अपने तीसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, तो बहुत सारी कंपनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के रैंक पे देकर आपको भेजती है। तो काम आपसे वही कराएगी, तो आपकी सैलरी $1500, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में $2000, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में $2500। जो सैलरी आप अपने थर्ड कॉन्ट्रैक्ट से पा सकते हैं बिना सीओसी की, आपको 4-5 कॉन्ट्रैक्ट करके वो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और सैलरी ईटीओ की सैलरी जहाँ तक मैं सुना हूँ, आपकी सैलरी 6000-7000 तक भी जा सकती है। मेरे एक दोस्त है कंपनी में, उसका ईटीओ को $6700 मिलती है। एक और दोस्त है कंपनी में, उसे 3200 मिलती है, किसी कंपनी में 4000 मिलती है। तो जो ईटीओ का सैलरी होता है वेरी करता है, डिपेंड्स इस पे करता है कि क्या उसके पास सीओसी है कि नहीं है, वो कौन से टाइप के जहाज़ पे सेल कर रहा है, उसके पास कितने एक्सपीरियंस है। तो मैक्सिमम सैलरी तो मैंने $10,000 भी सुना है ईटीओ का, बट वो एलपीजी कैरियर पे बहुत अच्छी कंपनी में ही मिलती है। बट एक एवरेज सैलरी जो देखा जाए तो $4000 to $5000 एक ईटीओ की होती है सीओसी के साथ। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ती जाती है, धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाती है। और 6000 to 7000 एक एक्सपीरियंस टीटीओ की सैलरी एक आप एवरेज मान सकते हैं। और बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सैलरी हमें सालों भर मिलती है या जितने बार काम करते हैं। तो आपको बता दें कि मर्चेंट नेवी में 90% कंपनीज ऐसी हैं जिसमें आपको सैलरी जब तक आप शिप पे काम कर रहे हैं तभी मिलेगी। जब आप घर पे छुट्टी में रहे हैं तो आपकी सैलरी नहीं मिलती है। बट हाँ, 10% अभी भी ऐसी कंपनी है जो कि आपको सालों भर कम पैसे देती है। बट उसमें क्या होता है कि आपकी जो छुट्टी होती है वो फिक्स हो जाती है। आपको 4 महीने काम है, 3 महीने छुट्टी, फिर से 4 महीने काम, 3 महीने छुट्टी। बट जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, 6 महीने का काम, 6 महीने का पैसा, और आप जितने भी दिन छुट्टी पर रहोगे उस पर नहीं मिलेगा। तो उसमें छुट्टी फिक्स नहीं है, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट करके आओ आप। आपको जितने महीने घर पे रहना है यहाँ पर रहिए। आपको जब भी वापस शिप पे जानी है तो कंपनी को अपना रेडीनेस दीजिए कि आप शिप पे जाने को रेडी हैं, तो आपकी सैलरी अब शिप पे जाने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो कंपनी सालों भर पैसा देती है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी फिक्स है और आपकी छुट्टी का भी टाइम फिक्स है और आपकी सैलरी भी फिक्स है, सालों भर मिलेगी वो। तो आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे ईटीओ फील्ड के बारे में, जॉब स्कोप के बारे में, ईटीओ का फ्यूचर क्या है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके पास अभी भी कोई कमेंट्स या कोई डाउट्स रह गए हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।